प्यासा मर रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। भूख से बलकते पाकिस्तान, पाकिस्तान में हुई भूखमरी तो भारत की ओर दौड़ेगा पाकिस्तान। कोई खुदा का खौफ, हम मजलूमों में क्यों जुल्म किया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन बदहाल होते जा रहे हैं और लोगों के मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर जो देश खुद को इतना महान बोलता था, आखिर वो इतना गरीब कैसे होता जा रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग 300 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, तो आज भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए से ज्यादा मूल्य का है। तो बांग्लादेश का 1 टका भी पाकिस्तान के 2.5 रुपए से ज्यादा हो गया है। बीते 50 सालों में पाकिस्तान की जनता आज सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रही है। आखिर पाकिस्तान कैसे इतना बदहाल हो गया कि लोग आटे के लिए सरकारी ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं। पाकिस्तान में 1 किलो आटा लगभग 200 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इस्लामाबाद हो या पेशावर या खैबर या फिर कराची, हर जगह खाने के सामान की कीमत आसमां छू रही है। जबकि साल 2021 की बात करें तो 2021 में गेहूं की रिकॉर्ड फसल हुई थी। 28.75 मिलियन टन गेहूं पैदा करने के बावजूद भी आज पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है, तो इसके पीछे पाकिस्तान के नेताओं का ही विजन और जिम्मेदार है। चावल की कीमत लगभग 270 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। प्याज लगभग 400 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। भारी कर्ज, घटत मुद्रा भंडार, वैश्विक महंगाई, ईंधन, राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को कंगाल के मुहाने पर पहुंचा दिया है। इस बर्बादी की नींव 1970 में पड़ गई थी, जब पाकिस्तान के 7वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु बम के एवज में पाकिस्तान घास तक खाएगा का बयान दिया था। भुट्टो ने कहा था, पाकिस्तान घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन परमाणु बम जरूर हासिल करके रहेंगे। आज भुट्टो की बात सच साबित होते नजर आ रही है। देश के पास परमाणु हथियार तो है, लेकिन खाने को रोटी के लिए एक दूसरे का खून कर रहे हैं। आजादी के बाद से ही भारत में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मूल तंत्र हमेशा आम जनता का उत्थान नहीं रहा है, लेकिन मजहब की बुनियादी पर बना पाकिस्तान हमेशा से सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कट्टरता में ही फंसा रहा। वैसे तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही मुल्ला मौलवी बिरादरी पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन 80 के दशक की बात करें तो 80 के दशक में ये उन्माद जनरल जिया उल हक की वजह से और बढ़ना शुरू हुई। जिया ने पाकिस्तान की हर व्यवस्था, चाहे वो पुलिस हो या शिक्षा या विदेशी नीति हो, अर्थनीति, सबको इस्लामिक रंग देना शुरू किया। अदालतें शरिया कानून से चलने लगी। जिया के समय से सामान्य स्कूली शिक्षा से ज्यादा जरूरी मदरसा और दीनी तालीम हो गई, जिसके परिणाम आज पाकिस्तान के सामने हैं। एक सभा में बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, हम राजनीतिक और नैतिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। आज भी लोगों को वह सच नहीं बताया जा रहा कि जिसकी वजह से देश की जरूरत है। खोखर इसी सच की ओर इशारा कर रहे थे जो वर्तमान में पाकिस्तान की नसों में समा चुका है। जिया उल हक के पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता की ऐसी आग लगाई कि इस्लाम में भी कई फाड़ कर दी। सबसे पहले उसने अहमदिया गैर मुस्लिम घोषित किया और उसके ही दौर में सिया समुदाय को वाजिब उल कत्ल ठहरा दिया गया। आज अहमदिया समुदाय का क्या हाल पाकिस्तान में है, ये किसी से नहीं छिपा। जिया के कारण आज पाकिस्तान में आज सिया और सुन्नी एक दूसरे के खिलाफ बंदूक उठाए खड़े हैं। साल 2011 में एबटाबाद में लानेद के मारे जाने के बाद से पूरी दुनिया में किसी को भी अब शक नहीं रहा कि धार्मिक कट्टरता से उपजे आतंकवाद को अब पाकिस्तान से अलग करना नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि लादेन उसके यहाँ नहीं है,
अमेरिका भी पूरी दुनिया में उसे खोजता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि खुद को अमेरिका का दोस्त बताने वाला पाकिस्तान ने ही उसे पनाह दी हुई थी। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी तंजीमें जैसे तहरीर ए तालिबान जैसे आतंकी, ये सभी पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। अफगानिस्तान हो या भारत या ईरान, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवाद से सभी परेशान हैं। लेकिन इस आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही किया है। इस चक्कर में पाकिस्तान को ना तो कभी कोई बड़ी विदेशी निवेश मिला और ना ही वो खुद का कोई बड़ा उद्योग लगा सका। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, हमने वैज्ञानिक, विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए और आपने क्या पैदा किया? आपने आतंकवादियों को पैदा किया, आतंकवादी शिविर बनाए, आपने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और हक्कानी नेटवर्क पैदा किया है। कराची के बाढ़ को रोकने में मदद करने के लिए विश्व बैंक ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के धन का केवल 3% शहर के बाढ़ प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये हाल तब है जब कराची लाहौर के बाद सबसे शक्तिशाली महानगर है। दरअसल बता दें, आज़ादी के बाद से पाकिस्तान पंजाबियत हावी रही है। सेना में जब भी ज़्यादातर हिस्सेदारी पंजाबियों की ही है। पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना ही इसीलिए था क्योंकि कमाता पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन उस कमाई का बड़ा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान अपनी जेब में रखता था। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष इतना बढ़ा कि पूरा का पूरा राज्य टूटकर आज बांग्लादेश बन गया है और उसका हाल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बांग्लादेश के कमाए पैसे पूरे पश्चिमी पाकिस्तान में लग रहे थे, बल्कि ये सिर्फ पंजाब और कराची में ही खप जाते थे। आज भी संसाधनों में मामले में पाकिस्तान का सबसे सक्षम प्रांत बलूचिस्तान बदहाल है और वहाँ का भी शोषण पंजाब पाकिस्तान जमकर कर रहे हैं। सिंध समेत पाकिस्तान की सीमा से लगे किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और लोगों में असंतोष चरम पर है। जन्म के समय से पाकिस्तान भारत में दुश्मनी निभाने में अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता रहा। पाकिस्तान ने भारत में न केवल कश्मीर बल्कि इससे पहले पंजाब में गुमराह युवाओं को खालिस्तान बनाने के लिए उन्हें हथियार समेत हर सुविधा मुहैया कराया। आज भी देश के कई हिस्से में पाकिस्तान अपने आतंकी या आतंकी मदद भेजकर हमला करने की फिराक में रहता है। कुख्यात ISI के चीफ रहे हामिद गुल ने एंटी इंडिया मुहिम के बाकायदा स्टेट पॉलिसी के तौर पर बढ़ाया और जिहाद को अपना हथियार बनाया। बेरोजगार युवकों को फौज ने पैसे का लालच देकर अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ आतंक के रास्ते पर ढकेल दिया। गुल के पाले मुल्ला मौलवियों नौजवानों को समझाने थे कि भारत में आतंक हमले अगर होते रहेंगे तो पाकिस्तान अपने आप में भारत से ऊपर हो जाएगा। जियाउल हक और हामिद गुल ने पाकिस्तान का एक ही मकसद बना दिया और वो था सिर्फ और सिर्फ भारत की बर्बादी। लेकिन बर्बाद पाकिस्तान हुआ। आज पाकिस्तान के जनजीवन और अर्थव्यवस्था का हाल पूरी दुनिया के सामने है, जो कि किसी से छिपा नहीं है। आज पाकिस्तान अपनी आय से भी ज्यादा पैसा कर्जों का ब्याज देने में और रक्षा क्षेत्र पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान न वित्त मंत्रालय के मुताबिक मुल्क ने सेना के पेंशन और अन्य खर्चों को छोड़कर 517 अरब रुपए केवल और रक्षा पर सिर्फ और सिर्फ खर्च किए हैं। इसकी वजह से उसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बजट में भारी कटौती करनी पड़ रही है। आज़ादी के समय दुनिया में दो बड़ी ताकतें संयुक्त सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका थी। ये दोनों ताकतें दुनिया के तमाम देशों को अपने अपने खेमे में शामिल करने के लिए प्रलोभन देती थी। भारत ने गुट निरपेक्ष रहने का विकल्प चुना, लेकिन फंड के लालच में पाकिस्तान ने अमेरिका से जा मिला। अमेरिका को भी एशिया में सामरिक सहयोगी चाहिए थे ताकि रूस को इस तरह से घेरा जा सके। पाकिस्तान की लालची फितरत को भांपते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को भर भर के पैसे और हथियार देने शुरू कर दिए और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटेन के हाथों से आज़ाद हुआ पाकिस्तान कुछ ही सालों के भीतर नैतिक, आर्थिक और सामाजिक और सामरिक नजरिए से अमेरिका का गुलाम बन गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई सालों तक पाला पोसा, लेकिन फिर भारत में बढ़ते कद को देखकर अमेरिका भारत की ओर झुकने लगा और आज अमेरिका और भारत दोस्त हैं और ये रिश्ता बराबरी का है।
ना कि वैसा जैसा अमेरिका और पाकिस्तान का था। कंगाल पाकिस्तान अब चीन का भी गुलाम बन चुका है। आर्थिक निवेश के बहाने चीन ने पाकिस्तान के संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। कोविड काल में पाकिस्तान रूस से भी नजदीकी बढ़ाने की नाकामयाब कोशिश कर चुका है। खास बात तो ये है कि दुनिया के किसी भी देश में पाकिस्तान के संबंध मित्रता के नहीं बल्कि याचक के ही होते हैं और इसीलिए वो महाशक्तियों के हाथ का खिलौना बनता जा रहा है। अमेरिका जब पाकिस्तान को पैसे दे रहा था तो वो आम जनता के विकास के लिए नहीं थे। अमेरिका पाकिस्तान की फौज को अपने कब्जे में करना चाह रहा था और इसीलिए उसने रक्षा क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा खैरात बांटी। कुछ पैसे नेताओं को नौकरशाहों के रिश्वत के लिए भी देते थे ताकि वो अमेरिका की राह में रोड़े ना खड़ा करें। अमेरिका से मिली खैरात से पाकिस्तान आर्मी फलने फूलने लगी और सारी संस्थाओं में उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा बन गई। अमेरिका भी यही चाहता था कि वो जिनको पैसे खिला रहा है वही लोग सत्ता में रहें। इस तरह पाकिस्तान में सेना सरकार से ऊपर हो गई और जब भी कोई नेता बड़ा बनने की कोशिश करता उसे सत्ता और मुल्क से बेदखल कर दिया गया। सत्ता में सेना आ तो गई लेकिन उसे देश चलाने का तरीका नहीं आता था। इसीलिए ना तो कोई मजबूत आर्थिक नीति बन और ना ही देश अपने पैरों पर किसी भी क्षेत्र में खड़ा हो पाए। सेना ने अपने व्यापार शुरू कर दिए और देश की सारी ताकत सिमट गई। साल 2011 में अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान गई अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो आप उनसे सिर्फ पड़ोसी को काटने की उम्मीद नहीं रख सकते, उन्हें पालने वालों को भी वो काट लेता है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान को अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो इस तरह से पाकिस्तान का हाल इस वक्त बेहाल हो रहा है। यही वो वजह है जो पाकिस्तान आज तक नहीं समझ पाया कि उसको अपने वतन को किस तरह से चलाना है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।